अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी 910 विद आसिफ एंड साइमा। आज हम यूनिट 7 की बात करेंगे, एसिड बेस केमिस्ट्री। इस चैप्टर में हम एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। एसिड क्या है, उसकी करैक्टरिस्टिक क्या है, बेस क्या है, उसकी करैक्टरिस्टिक क्या है। इसके अलावा इस चैप्टर में हम देखेंगे कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट के बारे में या उसकी डेफिनेशन के बारे में अपने नजरियात क्या पेश किए हैं। एसिड बेस का कॉन्सेप्ट आप पहले भी अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने एसिड की जनरल डेफिनेशन पढ़ी थी कि एसिड हैव अ सोर टेस्ट। ऐसे कंपाउंड जिनका टेस्ट सोर होता है, खट्टा होता है, तो उनको हम बोला एसिड। और जिनका टेस्ट बिटर है, मीन तुर्श, और जिनका टेस्ट बिटर होता है, तलख होता है या कड़वा लगता है, उसको हम बोलते हैं बेस। अगर आप अपनी डेली लाइफ में देखें तो आप एसिड यूज करते हैं। इसकी सिंपल सी एग्जांपल है विनीगर, सिरका जिसको बोलते हैं। आप अपनी किचन में यूज करते हैं, वो एक एसिड है। और अगर बेस देखें तो आप अपने वॉशरूम में टूथपेस्ट या हैंड वॉश या सोप यूज करते हैं, वो बेस है। तो इस चैप्टर में हम एसिड और बेस की करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आते हैं चैप्टर की तरफ। अब यहाँ पे देखें, एसिड की जैसे जनरल सी डेफिनेशन दी गई है, एसिड्स हैव बीन नोन फॉर देयर सोर टेस्ट लाइक द टेस्ट ऑफ लेमन एंड एबिलिटीज टू चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर फ्रॉम ब्लू टू रेड। तो जनरल डेफिनेशन क्या थी एसिड की कि वो कंपाउंड जिनका टेस्ट सोर होता है, तुर्श है, जो आपको खट्टा फील होता है, जैसा कि लेमन का। और दूसरा कहा गया कि इसकी एबिलिटी है कि ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। अब डेली लाइफ में एसिड की एग्जांपल देखें, जैसे कर्ड, दही, जो योगर्ट आप खाते हैं, तुर्श होता है। टेमरिंड, इमली, लेमन एंड लाइम। तो ये चीजें जिनका टेस्ट आपको तुर्श लगता है, सोर टेस्ट है, ये सब एसिडिक हैं। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल दी गई एसिड की, जैसे एसिडिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड एंड टार्टारिक एसिड। टार्टारिक एसिड वही जो टार्टरी में होता है, जो चीजों को खट्टा करने का किरदार अदा करता है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स को खट्टी चीजें खाने की आदत होती है, जो आप बाहर से लेके खाते हैं, कोई चिप्स खाते हैं या पापड़ वगैरह खाते हैं या गोलगप्पे खाते हैं, तो उसमें जो तुर्श टेस्ट आता है वो टार्टरिक एसिड का होता है। और एक और प्रॉपर्टी जो एसिड की बताई गई है कि एसिड जो है दे आर मोस्टली अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ एक्वस सोल्यूशन। अब एक्वस सोल्यूशन का क्या मतलब है? वाटर में सोल्यूशन इनका बना होता है। दे आर दी वाटर सॉल्युबल, कैन बी इजीली डिसॉल्व इन वाटर। उसके बाद आता है एसिड को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑकरेंस टू टाइप्स में। एक को हमने बोला नेचुरल एसिड्स और दूसरे को बोला मिनरल एसिड। नेचुरल एसिड वो हैं जो नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं, और मिनरल जो मिनरल से अटेन किए जाते हैं। एसिड विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज आर कॉल्ड नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड। अब नेचुरल एसिड को ऑर्गेनिक एसिड भी नाम दिया गया है। मिनरल्स और मैन मेड एसिड आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स लाइक सोडियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। तो मिनरल एसिड क्या, इनको मैन मेड कहा गया है क्योंकि ये खुद प्रिपेयर किए जाते हैं मिनरल से। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मिनरल एसिड्स आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पे पूछा जाने वाला क्वेश्चन आपसे नेचुरल एसिड्स की एग्जाम्पल पूछी जा सकती है या मिनरल एसिड की, या दोनों में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में। अब यहाँ पे टेबल दिया गया है, इसमें कुछ नेचुरल एसिड्स के बारे में आपको बताया गया है। नेचुरल एसिड को हमने कहा ऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं। सबसे पहला है एसिडिक एसिड, जो कि विनीगर में होता है। इसी तरह एस्कॉर्बिक एसिड एमला या गुआवा में होगा। सिट्रिक एसिड लेमन एंड ऑरेंज में। लैक्टिक एसिड सोर मिल्क या कर्ड। फॉर्मिक एसिड आंट स्टिंग में। ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो में। और टार्टारिक एसिड टेमरिंड में। तो यहाँ पे ये ऑर्गेनिक एसिड्स के नाम और उनके सोर्सेज बता गए हैं कि आप इन ऑर्गेनिक एसिड को किस किस सोर्स से अटेन कर सकते हैं। एसिड के बाद आते हैं हम बेसिस की तरफ। अब बेसिस के बारे में क्या कहा है? बेसिस आर नोन फॉर देयर बिटर टेस्ट। बिटर टेस्ट मीन जिनका जायका कड़वा होता है। स्लिपरी टच एंड एबिलिटी टू चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर फ्रॉम रेड टू ब्लू। तो अगर आप बेसिस की करैक्टरिस्टिक देखें, सबसे पहला इनका टेस्ट क्या बताया गया? बिटर टेस्ट है, स्लिपरी टच है, और तीसरी करैक्टरिस्टिक जो बताई गई है कि वो लिटमस पेपर को रेड से ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर आपके पास रेड लिटमस पेपर हो, उसको आप किसी बेस में डिप करें तो वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। जी नेक्स्ट जो आपको एक डेफिनेशन दी गई है वो अल्कली की है। अल्कली क्या है? अल्कली इज अ बेस, है वो बेस है, बट कौन सी? डेट डिसॉल्व इन वाटर। ऐसी बेसिस जो वाटर डिसॉल्व हो जाएं तो उनको हम बोलते हैं वो अल्कलीज हैं। कॉमन एग्जांपल ऑफ अल्कली दी गई है, जैसे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड।
अब यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम है कास्टिक सोडा। इसी तरह पोटाशियम हाइड्रोक्साइड कॉमन नेम है इसका कास्टिक पोटाश। इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर, आपने इनके कॉमन नेम भी याद रखने हैं। एंड एक्वस अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बोथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड आर एक्सट्रीमली क्रूसिव एंड बर्न योर स्किन। एक्सट्रीमली क्रूसिव का मतलब है ऐसे हैं जो किसी चीज को खराब कर देते हैं, उसको डिटोरिएट कर देंगे, उसको जला देंगे। जैसा कि अगर ये बेसिस आपकी स्किन पे गिर जाए तो ये स्किन को जला देंगी। एसिड का भी हमें पता है कि एसिड आर दी क्रूसिव इन नेचर, वो भी अगर आपकी स्किन पे गिरेंगे तो वो बर्न कर देंगे स्किन के। इसी तरह जो बेसिस हैं, जो स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं जैसा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, दे आर एक्सट्रीमली क्रूसिव एंड बर्न योर स्किन। अच्छा, यहाँ पे ऊपर जो डेफिनेशन है उसमें तो हमने बात की थी हाइड्रोक्साइड्स की। अब बेसिस की एक और एग्जांपल आपको देगी है मेटल ऑक्साइड्स की। मींस जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो वो उसका मेटल ऑक्साइड बनता है। जैसे सोडियम ऑक्सीजन के साथ मिले तो सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ मिले कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये क्या होगा, मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स आर आल्सो बेसिक इन नेचर बिकॉज दे रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। मेटल ऑक्साइड को बेसिक नेचर क्यों कहा गया, उसकी रीजन भी बता दी गई है कि बिकॉज दे रिएक्ट विद एसिड, अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, साल्ट एंड वाटर बना देंगे। इसलिए हम कहते हैं कि मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, वो बिल्कुल बेस की तरह बिहेव करते हैं। जैसे एग्जांपल दी गई है सोडियम ऑक्साइड की, Na2O इज बेसिक ऑक्साइड बिकॉज इट कंटेन ऑक्साइड आयन O-2 which is a very strong base with a strong tendency to react with water to produce hydroxide ion। मीन जब भी ये मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग बेस बना देंगे। जैसे एग्जांपल दी गई है सोडियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इसीलिए हमने कहा कि मेटल ऑक्साइड हैव द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक या बेसिक नेचर। इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल तो दी गई है बेसिक ऑक्साइड की, उसमें आ जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। पूछा जाने वाला यहाँ पे क्वेश्चन, एक तो आपसे मेटल ऑक्साइड की एग्जांपल पूछी जा सकती है, दूसरा आपसे रीजन पूछी जा सकती है कि व्हाई मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। जी, आगे डेफिनेशन दी गई है न्यूट्रलाइजेशन की। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देना, न्यूट्रल कर देना। बोथ एसिड एंड बेसिस आर नोन टू कैंसिल द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच अदर व्हेन मिक्स टुगेदर इन इक्वल अमाउंट्स। अगर एसिड और बेस को इक्वल अमाउंट में लेके मिक्स किया जाए तो दोनों एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को कैंसल आउट कर देते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। अ सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तो एसिड और बेस का रिएक्शन जिसमें वो दोनों एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को कैंसल आउट कर दें, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इसके नतीजे में हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर बनता है। जैसे कॉमन एग्जांपल आप देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोराइड साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। अब यहाँ पे ये न्यूट्रलाइजेशन की एग्जांपल दी गई है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, HCl एक एसिड है, एसिड और बेस मिले और यहाँ पे NaCl साल्ट बन गया और साथ में वाटर, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जी नेक्स्ट देखें, मिनी एक्सरसाइज दी गई है, नेम सम फ्रूट विच कंटेन सिट्रिक एसिड। कुछ फ्रूट्स के नाम बताएं जिनमें सिट्रिक एसिड होता है, तो आप इसका आंसर देंगे। लेमन में हो सकता है, ऑरेंज में हो सकता है, ग्रेप फ्रूट है इसका आंसर। जी इसका आंसर देख लें, लेमन हो सकता है, ऑरेंज या ग्रेप फ्रूट हो सकता है। एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दी गई है ऑक्सैलिक एसिड। अब ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला यहाँ पे देख लें, H2C2O4 इज द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक डाइप्रोटिक एसिड। Its commercial use include the bleaching straw and leather and removing rust and ink stain from the fabric। इसके uses बताए गए हैं, bleaching straw के तौर पे यूज होता है, leather में and removing the rust and ink stain from the fabric। फैब्रिक के ऊपर अगर इंक स्टेन लग जाए या रस्ट आ जाए तो उनको रिमूव करने के लिए ऑक्सैलिक एसिड यूज करते हैं। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है डाइप्रोटिक एसिड। डाइप्रोटिक एसिड का मतलब है ऐसा एसिड जो 2 प्रोटॉन दे सकता हो या 2 हाइड्रोजन आयन दे सकता हो, इसको बोलते हैं डाइप्रोटिक एसिड। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो मैं दोबारा फिर आपको एक्सप्लेन करूंगी। जी एक्टिविटी दी गई है, द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ द लिक्विड और इन द फॉर्म ऑफ देयर एक्वस सोल्यूशन। अब कुछ कंपाउंड है उनको लिक्विड या एक्वस सोल्यूशन की फॉर्म में दे दिया गया है। एक्वस सोल्यूशन वही सोल्यूशन होता है जिसमें किसी भी कंपाउंड को पानी के अंदर मिक्स किया जाता है। यूज ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप टू शो वेदर दीज सब्सटेंस आर एसिडिक और बेसिक इन देयर एक्वस सोल्यूशन।
अब आपने यहाँ पे ब्लू और रेड लिटमस पेपर यूज करना है और उसको उस सोल्यूशन में डिप करके बताना है कि ये आपका सोल्यूशन एसिडिक है और बेसिक। यहाँ पे मैं आपको दोबारा रिमाइंड करवा दूं, अगर आप ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डिप करेंगे तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर ब्लू लिटमस को बेस में डिप करेंगे तो वो ब्लू ही रहेगा। इसी तरह रेड लिटमस पेपर एसिड में रेड ही रहेगा, लेकिन अगर उसको बेस में डिप करेंगे तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। जी, सबसे पहला आपको जो सब्सटेंस दिया गया है टैप वाटर, जो पानी आप अपनी टैप से लेते हैं। अब जो टैप वाटर है वो उसकी स्लाइटली बेसिक नेचर होती है, तो यहाँ पे आप इसका लिखेंगे स्लाइटली बेसिक। नेक्स्ट है बैटरी वाटर। बैटरी वाटर जो बैटरीज में फिल किया जाता है वो एसिडिक होता है और वो मोस्टली सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो यहाँ पे बैटरी वाटर एसिडिक होगा। रेन वाटर, रेन वाटर भी स्लाइटली एसिडिक होता है। सोप सोल्यूशन, सोप की एग्जांपल हमने पढ़ी थी सोप आर बेसिस, तो वो बेसिक सॉल्यूशन होगा। इसी तरह टूथपेस्ट, टूथपेस्ट भी बेसिक होती है। शैम्पू का देखें तो शैम्पू जो है वो स्लाइटली एसिडिक होता है। जी, नेक्स्ट है ब्लीच, ब्लीच भी बेसिक इन नेचर होता है। मिनी एक्सरसाइज है, इन व्हाट वेज आर मिनरल एसिड यूजफुल फॉर अस। मिनरल एसिड हमारे लिए कैसे फायदेमंद है। अब मिनरल एसिड कौन कौन से थे, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड आ जाता है, HCl आ जाता है, नाइट्रिक एसिड आ जाता है, तो ये हमारे लिए यूजफुल। पहला इसका जो यूज है, मे बी दे यूज इन फूड इंडस्ट्री। फिर एक और यूज आ जाता है, दे आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, यूज्ड इन बैटरीज, या एक और यूज है क्लीनिंग एजेंट के तौर पे यूज होता है, जैसे अभी हमने प्रीवियस एक्टिविटी में पढ़ा था ऑक्सैलिक एसिड। डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इससे पहले हमने एसिड और बेस की जनरल डेफिनेशंस पढ़ी थी, जिसमें हमने उनके टेस्ट की बात की या किस तरीके से वो लिटमस पेपर को रेड या ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। अब इस टॉपिक में हम देखेंगे डिफरेंट कॉन्सेप्ट। डिफरेंट साइंटिस्ट ने एसिड और बेस के बारे में अपने क्या कॉन्सेप्ट दिए थे, किस तरीके से उन्होंने एसिड और बेस को डिफाइन किया। तो सबसे पहला जो साइंटिस्ट आता है वो आरहेनियस है। आरहेनियस का एसिड और बेसिस के बारे में क्या कॉन्सेप्ट था। आरहेनियस ने एसिड और बेस का जो कॉन्सेप्ट दिया था उसको क्लासिफाई किया था उनके वाटर में बिहेवियर पे, कि अगर एसिड और बेस को वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो उनका बिहेवियर कैसा है। जैसे स्वेंटे आरहेनियस, अ स्वीडिश केमिस्ट, सजेस्टेड दैट एसिड एंड बेसिस में बी क्लासिफाइड इन टर्म ऑफ देयर बिहेवियर इन वाटर अकॉर्डिंग टू हिम। अब उसके अकॉर्डिंग उसने जो एसिड की डेफिनेशन दी, एन एसिड इज दैट सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन वाटर टू गिव प्रोटॉन और हाइड्रोजोनियम आयन। तो यहाँ पे आपने ये डेफिनेशन याद रखनी है। आरहेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड ऐसे कंपाउंड है कि जब वो वाटर में डिसोसिएट हों तो वो प्रोटॉन दें या हाइड्रोजोनियम आयन दें। यहाँ पे एक बात मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन को ही कहते हैं। आपने हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर पढ़ा था। हाइड्रोजन का अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और इसका मॉलिक्यूलर मास भी 1 है। हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन। अगर हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया जाए, तो हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, H पॉजिटिव आयन बन जाएगा। अब इस H पॉजिटिव के पास एक प्रोटॉन मौजूद है, इसीलिए इसको हम प्रोटॉन बोलते हैं। हाइड्रोजन आयन बोले या इसको प्रोटॉन बोले तो बात सेम है। तो आरहेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऐसे सब्सटेंस वाटर में डिसोसिएट होके प्रोटॉन आयन दें या हाइड्रोजन आयन दें या हाइड्रोजोनियम आयन दें तो वो एसिड्स हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल भी दी है, सम टिपिकल आरहेनियस एसिड्स आर HCl, HNO3, H2SO4 एंड HCl। जैसे HCl है एक्वस सोल्यूशन, एक्वस का मतलब है वाटर में डिसॉल्व है। जब वाटर में डिसोसिएट होगा तो ये हाइड्रोजोनियम आयन बना रहा है और साथ में क्लोराइड आयन, तो ऐसे कंपाउंड को उन्होंने एसिड कहा। अब उन्होंने बेस की क्या डेफिनेशन दी। सिमिलरली अ बेस इज दैट सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन वाटर टू गिव हाइड्रोक्साइल आयन। ऐसे कंपाउंड जब वो वाटर में डिसोसिएट और हाइड्रोक्साइल आयन दें तो इनको बेस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखें, सम टिपिकल आरहेनियस बेसिस आर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे देखें इन सबके पास ये हाइड्रोक्सिल आयन है, ये OH, ये भी OH हाइड्रोक्सिल आयन और ये OH हाइड्रोक्सिल आयन। तो ऐसे कंपाउंड जब वाटर में डिसोसिएट होके हाइड्रोक्सिल आयन दे, इनको बेस कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन वाटर में डिसोसिएट हुआ, सोडियम आयन दी और साथ में हाइड्रोक्सिल आयन। जी, वाटर हैज एन एसेंशियल रोल
टू प्ले इन आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। यहाँ पे उन्होंने कहा कि आर्हीनियस ने जो कॉन्सेप्ट दिया था एसिड और बेस का, उसके अकॉर्डिंग वाटर इसमें एक एसेंशियल रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि उसने बात की थी कि कोई भी कंपाउंड जब वाटर में डिसोसिएट हो तो इसलिए वहां पे वाटर का होना मस्ट है। वेन एवर एन एसिड और बेस डिसोसिएट इन वाटर, इट्स मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन रिएक्शन बाय सराउंडिंग द रिजल्टेंट प्रोटॉन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। कि जब भी ये कंपाउंड वाटर में डिसोसिएट होंगे तो उसके प्रोटॉन और हाइड्रोक्सिल आयन वाटर मॉलिक्यूल के साथ सराउंडेड हो जाते हैं। सिंस प्रोटॉन इज वेरी स्मॉल इन साइज एंड इट्स चार्ज डेंसिटी इज वेरी हाई, इट फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद द लोन पेयर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू गिव द हाइड्रोजोनियम आयन। अब यहाँ पे उन्होंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है कि वो हाइड्रोजोनियम आयन कैसे बनता है, क्योंकि जो कंपाउंड वाटर में डिसोसिएट होकर प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन देता है, तो हाइड्रोजन आयन है, इसका साइज भी बहुत छोटा है, इसकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो ये फौरन जो है ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ अपना एक बॉन्ड बना लेता है। जैसे यहाँ पे देखें, ये वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के पास ये 2 लोन पेयर्स हैं, और जब ये प्रोटॉन इसके पास आता है, अब प्रोटॉन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के इन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर अप हो जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरीके से इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गया यहाँ पे, और ये बनने वाला आयन जो है वो हाइड्रोजोनियम आयन H3O, और हाइड्रोजोनियम आयन के ऊपर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है। जी, अब बात करते हैं कि ये प्रोटॉन और हाइड्रोक्सिल आयन जब वाटर के साथ इन कांटेक्ट आते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल उसको कैसे सराउंड करते हैं। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स अप टू 4 वाटर मॉलिक्यूल में सराउंड दी प्रोटॉन। तो जब ये प्रोटॉन वाटर मॉलिक्यूल के साथ इन कांटेक्ट आएगा तो 4 वाटर मॉलिक्यूल एक सिंगल प्रोटॉन को सराउंड करेंगे। सिमिलरली हाइड्रोक्सिल आयन आर आल्सो सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल एज शोन इन फिगर। अब यहाँ पे ये देखें, ये फिगर है, इसमें हाइड्रोक्सिल आयन, ये वाला जो है ये हाइड्रोक्सिल आयन है OH नेगेटिव, ये एक वाटर मॉलिक्यूल, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल। अब ऑक्सीजन के ऊपर देखिए नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव जो है वो इसके पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि हमें पता है जब भी बॉन्ड बनता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान बनता है। तो वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसका जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला एंड है वो हाइड्रोक्सिल आयन के ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होगा। इसी तरह यहाँ पे देखें, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इस दूसरे मॉलिक्यूल का यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज इस ऑक्सीजन के साथ अट्रैक्ट होगा। इसी तरह अगर आप प्रोटॉन का देखें, अभी उन्होंने बात की कि एक जो प्रोटॉन है इसको 4 वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं। अब यहाँ पे देखें, प्रोटॉन का मतलब ये हाइड्रोजन आयन, अब ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, वो इसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा जिसको ये डॉटेड लाइन से शो किया गया है। ये एक वाटर मॉलिक्यूल, इसी तरह ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के साथ, ये तीसरा और ये चौथा। तो एक प्रोटॉन को 4 वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं, और सराउंड करने में देखें कि सबका जो ऑक्सीजन का पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे इस प्रोटॉन के साथ अपना बॉन्ड बना रहे हैं। Arrhenius also explained the process of neutralization. According to him, when a strong acid and a strong base are dissolved in water, they completely dissociate into ions. अब आर्हीनियस ने जो अपना न्यूट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया, उसने क्या कहा कि जब भी कोई एसिड या बेस वाटर में आते हैं तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आयंस में। जैसे एग्जांपल देखें, HCl है, एक एसिड है, वाटर में डिसोसिएट होके हाइड्रोजोनियम आयन बना देगा और क्लोराइड आयन बन जाएंगे। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वाटर में डिसोसिएट होके सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को उसने कहा न्यूट्रलाइजेशन, जहां पे अब क्या होगा कि ये सोडियम इस क्लोरीन के साथ मिलके एक साल्ट बना देगी, और इसी तरह ये हाइड्रोजोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन आपस में मिलके वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। अच्छा, उससे पहले यहाँ पे हाउ डू क्लोराइड आयन एग्जिस्ट इन वाटर, आपको एक मिनी एक्सरसाइज दी गई, इसमें पूछा गया है कि क्लोराइड आयन वाटर में किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। अब क्लोराइड आयन उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो जब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो वाटर में डिसोसिएट होगा तो उसमें वाटर का पार्शियल पॉजिटिव एंड उसको सराउंड करेगा। यहाँ पे मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा देती हूँ। ये हमारा क्लोराइड आयन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब वाटर मॉलिक्यूल उसको कैसे सराउंड करेंगे जी, ये देखिए, ये क्लोराइड आयन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वाटर मॉलिक्यूल उसको इस तरीके से सराउंड करेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो इसका हाइड्रोजन क्लोराइड के करीब आ जाएगा। इसी तरह दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, थर्ड का और फोर्थ का, तो ये इस तरीके से इसको सराउंड अप करेंगे।
हाँ जी, हम बात कर रहे थे कि आर्हेनियस के अकॉर्डिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है कि जिसमें एसिड और बेस वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएं अपने आयंस में। द हाइड्रोजोनियम आयन एंड द हाइड्रोक्सिल आयन देन रिएक्ट टू फॉर्म वाटर विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। जो हाइड्रोजोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन वो दोनों रिएक्ट करके वाटर बनाएंगे और हीट रिलीज होगी, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। इसी तरह द साल्ट ऑफ सोडियम क्लोराइड दैट इज फॉर्म विद द वाटर डज नॉट एग्जिस्ट एज अ सॉलिड क्रिस्टल। और यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन के मिलने से सोडियम क्लोराइड साल्ट बन जाएगा वाटर में, लेकिन ये सॉलिड क्रिस्टल की फॉर्म में नहीं होगा। इट रिमेन प्रेजेंट इन द सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड स्पेक्टेटर सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। तो जो सोडियम क्लोराइड बन रहा है वो वाटर में सोल्यूशन की फॉर्म में रहेगा हाइड्रेटेड स्पेक्टर सोडियम आयन। हाइड्रेटेड स्पेक्टर सोडियम आयन का मतलब है कि सोडियम आयन को वाटर मॉलिक्यूल ने सराउंड किया हो, इसी तरह क्लोराइड आयन को भी वाटर मॉलिक्यूल ने सराउंड किया हो, तो इसको हम बोलेंगे हाइड्रेटेड स्पेक्टेटर सोडियम आयन, मतलब सोडियम आयन जिनको वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर जाए। जी नेक्स्ट जो बात की गई है, मिनरल एसिड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। मिनरल एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों कहा जाता है? अब उसकी स्ट्रॉन्ग एसिड से क्या मुराद है? द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट टू विच इट इज आयोनाइज्ड इन वाटर। कोई भी एसिड कितनी हद तक वाटर में आयोनाइज हो जाता है। मीन अगर कोई एसिड वाटर में आयन डिसोसिएट हो जाए अपने कंप्लीटली अपने आयंस में कंप्लीट डिसोसिएशन दे, तो उसको हम बोलते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन अगर कोई एसिड जब वाटर में डिसोसिएट होके कंप्लीटली आयंस में ना कन्वर्ट हो, तो उसको हम बोलेंगे वो वीक एसिड है। अब जैसे एग्जांपल दी गई है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयनाइज इन वाटर कंप्लीटली गिविंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजोनियम आयन इन वाटर, कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है अपने आयंस में, हाइड्रोजोनियम आयन बनाएगा और क्लोराइड आयन। इसी तरह एग्जांपल दी गई है सल्फ्यूरिक एसिड की। सल्फ्यूरिक एसिड बीइंग अ डाइप्रोटिक एसिड आयनाइज इनटू 2 स्टेप। डाइप्रोटिक का मतलब होता है ऐसा एसिड जो 2 प्रोटॉन दे। अब यहाँ पे देखें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के केस में ये एक ही हाइड्रोजन दे सकता है या एक प्रोटॉन दे सकता है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड के केस में देखें इसका फार्मूला है H2SO4 है। इसका मतलब है ये 2 प्रोटॉन दे सकता है, इसलिए इसको बोला डाइप्रोटिक एसिड। अब ये डाइप्रोटिक एसिड और ये किस तरह आयोनाइज होगा? पहले स्टेप में देखें, जब ये वाटर में डिसोसिएट होगा, एक हाइड्रोजन या एक प्रोटॉन दे के उसने हाइड्रोजोनियम आयन बनाया और यहाँ पे हमारा कंपाउंड HSO4 माइनस बन गया। अब इस HSO4 के पास अभी एक प्रोटॉन मौजूद है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये दोबारा वाटर में डिसोसिएट होगा, हाइड्रोजोनियम आयन बनेगा और अपने सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड इज डाइप्रोटिक एसिड। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है कि सल्फ्यूरिक एसिड को डाइप्रोटिक एसिड क्यों बोलते हैं। यहाँ आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर डाइप्रोटिक एसिड, गिव एग्जांपल, तो आपने उसमें ये सल्फ्यूरिक एसिड की एग्जांपल देनी है। जी ये आगे है नाइट्रिक एसिड आयनाइज इन सिंगल स्टेप। सिंगल स्टेप में क्योंकि नाइट्रिक एसिड के पास एक ही प्रोटॉन है तो इसलिए ये एक सिंगल स्टेप में आयनाइज हो जाएगा, जिसमें हाइड्रोजोनियम आयन बनाएगा और नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि वो ऐसे एसिड जो वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएं अपने आयंस में, तो इनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड भी और नाइट्रिक एसिड भी। अब इसके अगेंस्ट हम बात करते हैं कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स की। Contrary to mineral acid, organic acids ionize up to a very limited extent and hence they are very weak acid. तो organic acid जो है वो completely ionize नहीं होते, तो इसलिए उनको कहा गया है they are the weak acid। जैसे एग्जांपल दी गई है, glacial acidic acid has the percent ionization of only 0.132%, मतलब एक लिमिट तक ये आयनाइज होता है, उसके बाद इसकी आयनाइजेशन नहीं होती, इसलिए इसको हम बोलेंगे ये वीक एसिड है। जैसे यहाँ पे देखें CH3COOH, ये ग्लेशियल एसिडिक एसिड है, वाटर में डिसोसिएट होगा, हाइड्रोजोनियम आयन बनाएगा और एसीटेट आयन बनाएगा, लेकिन इसकी एक्सटेंट जो है डिसोसिएट होने की वो बहुत कम है। और वो कैसे एक्सप्लेन की गई है कि अगर इट मीन दैट आउट ऑफ 1000 मॉलिक्यूल ऑफ एसिडिक एसिड ओनली 1.32 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट एंड द रेस्ट रिमेन अनडिसोसिएट, कि अगर 1000 मॉलिक्यूल हो एसिडिक एसिड के तो उसमें से सिर्फ 1.32 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे, इसीलिए हम एसिडिक एसिड को बोलेंगे ये एक वीक एसिड है। सिमिलरली द परसेंट आयनाइजेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड, अब फॉर्मिक एसिड भी एक ऑर्गेनिक एसिड है, आंट स्ट्रिंग में होता है। हैविंग द कंसंट्रेशन 1.50 मोलर इज 1.06%, विच मीन 987 मॉलिक्यूल आउट ऑफ 1000 रिमेन अनडिसोसिएट, मतलब अगर इसके भी 1000 मॉलिक्यूल हो तो जिसमें से 987 अनडिसोसिएट रहते हैं। ये फॉर्मिक एसिड का फार्मूला है HCOOH।
वाटर के साथ रिएक्ट करेगा हाइड्रोजोनियम आयन और ये फॉर्मिक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। जी, जिस तरह हमने एग्जाम्पल दी एसिड्स की कि स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड हैं जो वाटर में कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, इसी तरह बेसिस के बारे में कहा गया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस बिकॉज दे आल्सो आयनाइज कंप्लीटली इन वाटर, क्योंकि ये वाटर में कंप्लीटली आयनाइज हो जाती हैं इसलिए इनको स्ट्रॉन्ग बेसिस बोला गया। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सोल्यूशन है तो सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है, कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है। इसी तरह अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आर एग्जाम्पल ऑफ वीक बेसिस बिकॉज दे ओनली पार्शली आयनाइज इन वाटर। तो वीक बेसिस वो हैं जो पार्शली आयनाइज होंगे वाटर में, तो इसमें एग्जाम्पल दी गई है अमोनियम हाइड्रोक्साइड की और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे इसका इक्वेशन भी देखें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डिसोसिएट होकर अमोनियम आयन बनाएगा और हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा। ये रिएक्शन अब यहाँ पे देखें, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। जी, मिनी एक्सरसाइज दी गई है, व्हाई डज अमोनियम हाइड्रोक्साइड ओनली पार्शली आयनाइज इन वाटर। आपसे पूछा गया है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड पार्शली आयनाइज क्यों होता है या वो कंप्लीटली आयनाइज क्यों नहीं होता है। तो हमें पता है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस, और दूसरा कि इसके रिएक्शन में देखें ये रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें अमोनियम और हाइड्रोक्साइड आयन दोबारा मिल के अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए ये पार्शली आयनाइज होता है और एक वीक बेस है। तो इट गिव रिवर्सिबल रिएक्शन, यही वजह है कि ये पार्शली आयनाइज होता है। अब यहाँ पे इस टॉपिक में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसमें स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड की एग्जांपल पूछी जा सकती है, इसी तरह स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस की एग्जांपल पूछी जा सकती हैं, या पूछा जा सकता है कि आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। इसी तरह कोई बेस कितनी स्ट्रॉन्ग है और कितनी वीक है, ये आपसे इससे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। जी, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, स्टोमक एसिडिटी के बारे में बताया गया है। देखें क्या है। स्टोमक एसिडिटी और हाइपर एसिडिटी कंडीशन आर कॉमन प्रॉब्लम। मोस्ट ऑफन द प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन अ पर्सन टेक फैटी एंड स्पाइसी फूड। जब भी कोई इस तरह स्पाइसी फूड खाएं या फैटी फूड जो बहुत ज्यादा ऑयली हो, विच कॉज मोर एसिड टू प्रोड्यूस इन द स्टोमक देन रिक्वायर्ड। तो ये इस तरह की ऑयली चीजें या स्पाइसी फूड खाने का क्या नतीजा होता है कि आपके स्टोमक में ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। आवर स्टोमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू डाइजेस्ट द फूड दैट वी ईट। व्हेनेवर वी ईट, सेल विद इन द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक प्रोड्यूस एसिड। जब भी हम कोई खुराक खाते हैं तो स्टोमक की लाइनिंग में ये एसिड प्रोड्यूस होता है। प्रॉब्लम अकर्स व्हेन दीज सेल प्रोड्यूस मोर एसिड देन योर स्टोमक नीड्स। तो प्रॉब्लम तब होती है जब हमारा स्टोमक ये बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस कर दे। व्हेन इट हैपेंस द पर्सन सफर फ्रॉम स्टोमक एसिडिटी। तो तब ये स्टोमक एसिडिटी हो जाती है। द कॉमन इंडिकेशन ऑफ सच अ कंडीशन इज फीलिंग ऑफ बर्निंग सेंसेशन राइट बिलो ओवर ब्रेस्ट बोन। तो स्टोमक एसिडिटी की कॉमन इंडिकेशन क्या है कि बर्निंग सेंसेशन होती है, आपको ऐसे लगता है कि जैसे कुछ जल रहा है आपके स्टोमक में। A person may also feel sour taste in mouth and heartburn और pain near the heart area। तो इसकी और कंडीशन क्या हो सकती है कि मुंह में आपके खट्टा टेस्ट भी आ सकता है या हार्टबर्न्स हो सकते हैं या पेन नियर द हार्ट एरिया। द अनईजी कंडीशन में इजीली बी क्योर्ड बाय टेकिंग द वीक बेस लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कॉमनली नोन एज एंटा एसिड। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाए तो आपने वो मेडिसिन लेनी होती है जिसमें एंटा एसिड हो। अब एंटा एसिड कौन सा कहा गया, जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि वीक बेसिस हैं वो इसमें हो। These एंटा एसिड रिमूव द माइनर स्टोमक डिसऑर्डर्स बाय न्यूट्रलाइजिंग द स्टोमक एसिड, but the concentration of hydroxyl ion in them too low to harm the throat or stomach। तो अब ये एंटा एसिड क्या काम करेंगे कि जब ये स्टोमक में जाते हैं तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगे, उसके इफेक्ट को खत्म कर देंगे। लेकिन अब यहाँ पे ये भी बात की गई है कि जो हम एंटा एसिड लेते हैं उसमें कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन बहुत मिनिमम होती, बहुत कम होती है कि वो हमें स्टोमक को या हमारे गले को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। इससे पहले हमने एसिड और बेसिस के लिए आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अब यहाँ पे 2 साइंटिस्ट थे, ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी, उन्होंने एसिड और बेसिस की डेफिनेशन की। ये कॉन्सेप्ट आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा डिफरेंट था। कैसे डिफरेंट था उसके बारे में पढ़ते हैं। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस इज वेरी सिंपल एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल बट इट हैज इट्स ओन लिमिटेशन। यहाँ पे आर्हीनियस की कुछ लिमिटेशन बताई गई है। लिमिटेशन का मतलब है कि कुछ बातों तक वो महदूद था। फॉर एग्जाम्पल सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट,
and ammonia do not contain any hydroxyl group which will get ionized by water, but all these compound behave as a basis and yield hydroxyl ion in water. बात क्या की गई कि कुछ ऐसे कंपाउंड थे जिनके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं था, लेकिन जब वो आयनाइज होते हैं, जब वो वाटर में आयनाइज होते हैं तो वो बिहेव करते हैं बेसिस की तरह पे और हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं. जबकि आर्हीनियस ने कहा था कि ऐसे कंपाउंड जिनके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा तो वो बेसिस है. तो उसकी यहाँ पे ये लिमिटेशन आ गई कि उसने ऐसे कंपाउंड के बारे में कोई डेफिनेशन नहीं दी थी. ये 3 कंपाउंड जैसे बताए गए, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट और अमोनिया, है ये बेसिस ही, लेकिन ये इनके पास कोई हाइड्रोक्सिलाइन ग्रुप नहीं है, लेकिन ये बेसिस के तौर पे बिहेव करते हैं. Arrhenius definition also required the water must be present as a solvent in order to form a compound which behave as an acid or basis. अब Arrhenius की definition के according जो दूसरी उसकी limitation थी वो क्या थी कि water must be present. उसने acid और base की definition के कहा था कि वहां पे उनका aqueous solution होना चाहिए. कोई भी substance अपने aqueous solution में dissociate हो, मतलब वहां पे water की presence must थी. It was realized that a broader definition for acid and basis was needed to cover all the aspects of this concept. तो अब इस concept के according acid और base की कोई ऐसी भी definition होनी चाहिए जिसमें ये limitations ना आए. अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है what were the limitation of Arrhenius concept. तो यहाँ पे पहली limitation आपने इसका बताना है, ये जो आपके एग्जाम्पल के तौर पे कहा गया है कि Arrhenius concept में कुछ बेसिस जैसे सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट और अमोनिया के बारे में कोई डेफिनेशन नहीं दी गई थी. और दूसरी इसकी लिमिटेशन क्या थी कि आर्हीनियस के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वाटर मस्ट बी प्रेजेंट. ये आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के लिमिटेशंस हैं. अच्छा, टू रिमूव द लिमिटेशन ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टीड एंड लोरी गेव द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेसिड. अब उन लिमिटेशन को खत्म करने के लिए ब्रॉन्स्टीड और लोरी ने एसिड और बेस की एक अलग से डेफिनेशन दी. अब इनके अकॉर्डिंग एसिड की डेफिनेशन देखें. एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट डोनेट अ प्रोटॉन. एसिड वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन डोनेट कर दे. डोनेट का मतलब होता है दे देना, तो ऐसे सब्सटेंस जो प्रोटॉन डोनेट कर दे उनको एसिड बोलते हैं. दिस डेफिनेशन रिक्वायर्ड दैट टू बिहेव एज एन एसिड अ कंपाउंड मस्ट हैव अ प्रोटॉन टू डोनेट. तो ऐसे कंपाउंड जिनके पास प्रोटॉन हो और उस प्रोटॉन को डोनेट कर दें, किसी दूसरे सब्सटेंस को दे दें, उनको एसिड कहते हैं. The condition of presence of water during this donation was however eliminated. लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया कि वाटर का होना मस्ट नहीं है. All Arrhenius acids are thus Bronsted Lowry acid as well, for example ACl. अब Arrhenius ने भी तो एसिड्स के बारे में यही कॉन्सेप्ट दिया था कि एसिड ऐसे कंपाउंड है जो अपने एक्वस सोल्यूशन में प्रोटॉन दे दें. तो इसलिए कहा गया कि जितने भी Arrhenius की डेफिनेशन के मुताबिक एसिड थे वो लोरी और ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग भी वो एसिड ही है. It dissociate in water to give proton and chloride ion. It also donate proton to water forming hydrozonium ion. तो लोरी और ब्रॉन्स्टेड का जो कंसेप्ट था एसिड का, वही कंसेप्ट आर्हीनियस का भी था. अब यहाँ पे बेस की डेफिनेशन में जो ब्रॉन्स्टेड लोरी का कंसेप्ट था वो डिफरेंट हो गया आर्हीनियस से. कैसे? फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्साइल, cyanide, Cn-, ammonia and chlorine are the bases because they have ability to accept a proton. क्या कहा गया कि उसने बेस की डेफिनेशन क्या दी कि all those compound which have ability to accept a proton, ऐसे कंपाउंड जिनके पास एबिलिटी है उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले. प्रोटॉन क्या है? हाइड्रोजन आयन. तो उसको उन्होंने कहा कि वो बेस है. Note that except hydroxyl ion all other species are not Arrhenius base. अब यहाँ पे देखें, ये जो साइनाइड आयन था, अमोनिया है, क्लोराइड आयन, इनके बारे में आर्हीनियस ने कोई अपना कॉन्सेप्ट या कोई डेफिनेशन नहीं दी थी. तो ऑल आर्हीनियस बेसिस आर हाउएवर ब्रॉन्स्टेड लोरी बेसिस एज वेल. तो आर्हीनियस की डेफिनेशन के मुताबिक जो बेसिस थी वो ब्रॉन्स्टेड और लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी बेसिस ही है. लेकिन ब्रॉन्स्टेड लोरी में एक आर्हीनियस के निस्बत ज्यादा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट दिया जिसमें ऐसे कंपाउंड के बारे में भी डिस्कस किया गया जिसको आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में डिस्कस नहीं किया गया था. ऑल ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड एंड बेसिस आर नॉट आर्हीनियस एसिड एंड बेसिस. तो ब्रॉन्स्टेड और लोरी के मुताबिक जो एसिड और बेस की डेफिनेशन थी वो आर्हीनियस से थोड़ा सा डिफरेंट थी, इसलिए ब्रॉन्स्टेड और लोरी के मुताबिक एसिड और बेस आर्हीनियस एसिड और बेस नहीं है. Ammonium ion NH4+ is not Arrhenius acid and ammonia is not Arrhenius base. तो अमोनियम आयन और अमोनिया का कॉन्सेप्ट जो है वो ब्रॉन्स्टेड और लोरी ने एक्सप्लेन किया था, जबकि आर्हीनियस ने इनके बारे में कुछ नहीं बताया था. अच्छा, अब यहाँ पे जो ब्रॉन्स्टेड और लोरी ने जो डेफिनेशन दी थी उसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करते हैं.
According to Bronsted-Lowry, an acid-base reaction is that reaction in which a proton is transferred from a proton donor to its acceptor. उसकी डेफिनेशन के मुताबिक एसिड बेस रिएक्शन वो होता है जिसमें प्रोटॉन ट्रांसफर हो फ्रॉम अ प्रोटॉन डोनर. अब इस प्रोटॉन डोनर को उसने बोला एसिड टू इट्स एक्सेप्टर, और जो इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है उसको उसने बोला बेस. दिस रिएक्शन में टेक प्लेस इन गैस फेज और इन द प्रेजेंस ऑफ एनी सॉल्वेंट. तो अब इसके लिए वाटर का होना लाजमी नहीं है, ये गैसियस फेज में भी हो सकता है और वाटर की प्रेजेंस में भी या किसी भी सॉल्वेंट की प्रेजेंस में हो सकता है. एग्जाम्पल जैसे दी गई है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एंड लिक्विड वाटर. HCl और वाटर के दरमियान रिएक्शन देखें. अब यहाँ पे ये देखें, HCl ये अपना प्रोटॉन दे देगा, ये प्रोटॉन डोनर हो गया और ये प्रोटॉन वाटर को दे रहा है. जब वाटर ने एक प्रोटॉन ले लिया तो वो हाइड्रोजोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया. तो क्योंकि ये प्रोटॉन डोनर है इसलिए इसको बोला एसिड, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है इसलिए इसको बोला बेस. और किस में ये कन्वर्ट हो गया? हाइड्रोजोनियम आयन में और क्लोराइड आयन में. In this reaction, HCl gas act as an acid because it donates its proton to water which act as a base. तो यहाँ पे ये वाटर बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है और HCl एसिड के तौर पे. एक और एग्जांपल दी गई है. Similarly, when ammonia gas dissolved in water, a proton is transferred from water to ammonia and ammonium ion is formed. अब यहाँ पे देखें अमोनिया और वाटर का रिएक्शन. यहाँ पे अमोनिया NH3 और वाटर. यहाँ पे क्या होता है कि वाटर अपना प्रोटॉन अमोनिया को दे देगा. अब क्योंकि वाटर ने अपना एक हाइड्रोजन आयन यहाँ प्रोटॉन दिया है तो प्रोटॉन डोनर को हम बोलेंगे एसिड, और अमोनिया ने इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया है इसलिए ये बेस हो जाएगा. तो रिएक्शन में हमारे पास क्या बनेगा? बाकी क्योंकि ये वाटर ने अपना एक प्रोटॉन दे दिया तो पीछे क्या रह गया? हाइड्रोक्सिल आयन और यहाँ पे अमोनियम आयन NH4 बन जाएगा. हाइड्रोक्सिल आयन को कहा गया है कंजुगेट बेस. कंजुगेट बेस क्यों कहा गया है? क्योंकि अब इसके पास एबिलिटी है कि ये प्रोटॉन ले ले, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले, इसलिए इसको नाम दिया गया कंजुगेट बेस. इसी तरह अमोनियम आयन को देखें. अमोनियम आयन के पास एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, इसके पास एबिलिटी है कि अपना प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, दे सकता है, तो इसको हम बोलेंगे कंजुगेट एसिड. तो ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जब दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं तो उसके नतीजे में कंजुगेट बेस और कंजुगेट एसिड भी बनते हैं. अब यहाँ पे ये देखें, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है. एक तरफ तो ये रिएक्शन ऐसे हो रहा है कि जिसमें वाटर अपना प्रोटॉन दे रहा है अमोनिया को, इसलिए वाटर एसिड है और अमोनिया यहाँ पे बेस है और ये प्रोडक्ट बन रहे हैं. लेकिन अगर आपने इसको रिवर्स डायरेक्शन में देखें, जब ये रिएक्शन रिवर्स जाएगा तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन इस अमोनियम आयन से एक प्रोटॉन लेगा. यहाँ पे अमोनियम आयन के पास एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, वो इसको दे देगा. क्योंकि ये दे रहा है, ये डोनर है, इसलिए इसको हमने बोला कंजुगेट एसिड, और ये एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए इसको बोला कंजुगेट बेस. अमोनिया इज अ बेस व्हाइल वाटर इज एन एसिड इन दिस रिएक्शन. अब इस रिएक्शन में देखें वाटर ने एसिड के तौर पे रिएक्ट किया है, जबकि ऊपर वाले रिएक्शन में देखें यहाँ पे वाटर बेस के तौर पे रिएक्ट कर रहा था. Water has the ability to act both as an acid or base depending upon the other compound with which it react. तो वाटर के पास एबिलिटी है कि वो एसिड के तौर पे भी रिएक्ट कर सकता है और बेस के तौर पे भी, और ये डिपेंड करता है कि इसके साथ कोई दूसरा कंपाउंड कौन सा है. जैसे यहाँ पे ये दोनों एग्जांपल देखें, यहाँ पे अगर HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वाटर एज अ बेस रिएक्ट कर रहा है, और अगर यही वो अमोनिया के साथ कर रहा है तो वाटर एक्ट एज अ एसिड. तो ऐसा कंपाउंड जो बोथ एसिड और बेस के तौर पे रिएक्ट करता है उसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक कंपाउंड्स. वाटर इज देयरफॉर कॉल्ड एज एन एम्फोटेरिक कंपाउंड विच मीन्स अ कंपाउंड दैट कैन बिहेव बोथ एज एन एसिड एंड अ बेस. ऐसा कंपाउंड जो एसिड और बेस के तौर पे बिहेव करे उसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक कंपाउंड्स. In the reverse reaction, hydroxyl ion is a base because it accepts a proton donated by the acid NH4+. In order to differentiate, hydroxyl ion is called the conjugate base, and while the ammonium is the conjugate acid. Some other example of Bronsted-Lowry acid and bases. अब यहाँ पे देखें HCN, क्योंकि ये प्रोटॉन डोनर है इसलिए एसिड, और वाटर यहाँ पे इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके हाइड्रोजोनियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है. यहाँ पे ये वाटर बेस है. इसी तरह ये इसका कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस. और एक और एग्जांपल है हाइड्रोजन आयोडाइड की HI, क्योंकि यहाँ पे ये प्रोटॉन डोनर है एसिड और वाटर यहाँ पे प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो बेस. और यहाँ पे हाइड्रोजोनियम आयन कंजुगेट एसिड और आयोडाइड आयन कंजुगेट बेस होगा. जी स्टूडेंट, ये जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है
ब्रॉन्स्टीड और लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है। एसिड की डेफिनेशन, बेस की डेफिनेशन, या एम्फोटेरिक कंपाउंड क्या हो सकते हैं। एम्फोटेरिक कंपाउंड आपने ये डेफिनेशन बहुत अच्छी तरीके से याद करनी है, इसकी एग्जाम्पल भी याद रखनी है। जी आगे एक्सरसाइज दी गई है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ब्रॉन्स्टीड लोरी बेसिस विच आर नॉट बेसिस बाय आर्हेनियस डेफिनेशन। आप कुछ ब्रॉन्स्टीड और लोरी की वो एग्जांपल दें जो आर्हेनियस की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरते। तो यहाँ पे आप इसकी एग्जांपल दे सकते हैं, अमोनिया, यहाँ फिर नाइट्राइट आयन NO2-1, यहाँ फिर बाइकार्बोनेट आयन भी इसकी एग्जाम्पल में आ जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, इससे पहले हमने एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज क्या है, एसिड और बेस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है कि वो जब दूसरे कंपाउंड के साथ बिहेव करते हैं तो क्या क्या प्रोडक्ट बनता है। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस वेरी डिपेंडिंग अपॉन द सब्सटेंस दे रिएक्ट विद। तो एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है उन सब्सटेंस पे जो इसके साथ रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एसिड रिएक्ट विद मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस वेयरएज बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल। तो पहली प्रॉपर्टी क्या दी गई है कि एसिड जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, जबकि बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल। ये बात याद रखने की है कि बेसिस मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते, जबकि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे देखिए, एसिड गिव द फॉलोइंग 3 टाइप ऑफ रिएक्शन। पहला रिएक्शन क्या है कि विद अल्कली और मेटल ऑक्साइड। अब यहाँ पे अल्कली या बेस और मेटल ऑक्साइड भी एक्चुअली बेस है। जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है जिसमें सॉल्ट एंड वाटर बनता है। यहाँ पे देखें, नाइट्रिक एसिड है HNO3 रिएक्ट करेगा कैल्शियम ऑक्साइड के साथ और कैल्शियम नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि एक साल्ट है और साथ में वाटर। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम सल्फेट साल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर। तो ये जो पहली प्रॉपर्टी है इसकी वो क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कि जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो उनके रिस्पेक्टिव साल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में वाटर बनेगा। एक और प्रॉपर्टी जो दी गई है, विद रिएक्टिव मेटल्स मैग्नीशियम या जिंक दे फॉर्म साल्ट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, कि एसिड जब भी कोई मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जैसे एग्जांपल दी गई है, मैग्नीशियम एक मेटल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा जो कि एक साल्ट है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसी तरह जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिंक सल्फेट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। द लेस रिएक्टिव मेटल कॉपर, सिल्वर, ऑरम एंड प्लेटिनम डू नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस विद एसिड। और साथ में यहाँ पे ये बात भी कह दी गई है कि ऐसी मेटल जो लेस रिएक्टिव है, जल्दी से रिएक्ट नहीं करती, वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करेंगी। आगे आपको एक्टिविटी दी गई है, टेक अ फ्यू ग्रेन्यूल्स ऑफ जिंक इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। अब जिंक यहाँ पे हमारे पास एक मेटल है, उसके ग्रेन्यूल लेने हैं टेस्ट ट्यूब में। एड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन इट एंड हीट इट जेंटली। आपने इसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया और उसको स्लाइटली हीट अप करना है। आइडेंटिफाई द गैस इवॉल्व इन दिस रिएक्शन बाय टेकिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो जब रिएक्शन होगा उसमें से कोई गैस रिलीज होगी, आपने उस गैस को आइडेंटिफाई करना है। नोट द ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। अब हमने अभी पढ़ा है एसिड की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि जब भी एसिड कोई मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पे जब ये सल्फ्यूरिक एसिड जिंक के साथ रिएक्ट करेगा, जिंक सल्फेट साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा जिसमें हाइड्रोजन गैस जो है पॉप अप साउंड देगी। अब इसमें जो गैस रिलीज होगी, जब उसके पास बर्निंग मैच स्टिक लेके जाएंगे तो पॉप साउंड आएगी, तो जिसका मतलब होगा कि वो हाइड्रोजन गैस ही थी। जी नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसिड की क्या है, दे डिकम्पोज मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट इवॉल्विंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब भी एसिड मेटल कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। यहाँ पे ये कैल्शियम कार्बोनेट है, HCl के साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम क्लोराइड साल्ट बना, वाटर बना और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। इसी तरह सोडियम बाइकार्बोनेट है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम सल्फेट साल्ट बना, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। तो यहाँ पे जो बात याद रखने वाली है कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और अगर वो कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। आगे आ जाता है जी प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। एज ऑलरेडी मेंशन, अल्कलीज आर दोस बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। एग्जांपल ऑफ अल्कली आर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
इज स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर वाइल द कॉपर हाइड्रोक्साइड इज इनसोल्यूबल। अब यहाँ पे साथ ही आपको ये भी बता दिया गया है कि कॉपर हाइड्रोक्साइड इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कौन सा ऐसा बेस है जो वाटर इनसोल्यूबल है, तो वो उसका आंसर होगा कॉपर हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्पेरिंगली सोल्यूबल, स्पेरिंगली का मतलब है जो कम अमाउंट में सोल्यूबल होता है। प्रॉपर्टीज देखें, अपार्ट फ्रॉम रिएक्टिंग विद एसिड इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अल्कली आल्सो रिएक्ट विद अमोनियम साल्ट एंड लिबरेट अमोनिया गैस। एक तो वो बेसिस की भी वही प्रॉपर्टी होगी कि कोई भी बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा जिसमें सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होंगे। अब जैसे यहाँ पे देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम क्लोराइड और वाटर। इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कैल्शियम सल्फेट और वाटर। तो ये रिएक्शन जो है वो न्यूट्रलाइजेशन का है। जो एसिड की भी प्रॉपर्टी थी कि जब वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देते हैं, इसी तरह बेसिस जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देंगे। और एक और इसकी प्रॉपर्टी क्या दी गई है कि जब भी बेसिस अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्ट करेंगे, अब यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और ये अमोनियम क्लोराइड NH4Cl एक सॉल्ट है। जब भी बेसिस किसी सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेंगे तो अमोनिया गैस लिबरेट करेंगे। अब यहाँ पे देखें, ये अमोनियम क्लोराइड ये एक साल्ट था, जब इसने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है जिसमें अमोनियम आयन को डिस्प्लेस कर देगा कैल्शियम। तो यहाँ पे कैल्शियम इसको डिस्प्लेस करेगा तो ये बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, वाटर मॉलिक्यूल और साथ में अमोनिया गैस रिलीज होगी। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे ये जो अमोनियम आयन है इसको डिस्प्लेस कर देगा ये सोडियम आयन। तो यहाँ पे ये बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट NaNO3 वाटर और साथ में अमोनिया गैस। जी नेक्स्ट आपको इन्फॉर्मेशन भी दी गई एक्टिविटी की फॉर्म में, हाउ टू क्लीन अ ब्लॉक ड्रेन। अगर ड्रेन ब्लॉक हो जाए तो आप उसको कैसे क्लीन कर सकते हैं। ब्लॉक ड्रेन आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम दैट वी फेस एवरीडे लाइफ। डिफरेंट ब्लॉकेज रिक्वायर डिफरेंट केमिकल टू रिमूव देम। One of the way to clean the drain is to pour half a cup of sodium bicarbonate solution into drain followed by a half cup of vinegar। तो यहाँ पे आपको आसान सा तरीका बताया गया, अगर आपका ड्रेन ब्लॉक हो जाए तो आपने उसमें हाफ अ कप ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन डालना है और उसके बाद हाफ कप ऑफ विनीगर डालना है। कवर द ड्रेन एंड वेट फॉर दी 30 मिनट्स। pour बॉइलिंग वाटर डाउन द ड्रेन। 30 मिनट्स तक वेट करें क्योंकि यहाँ पे ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन डाला है ये विनीगर एसिड है उसके साथ रिएक्ट करेगा और ऊपर से प्योर बॉइलिंग वाटर डालने से वो ड्रेन जो है वो खुल जाएगा। कास्टिक केमिकल ड्रेन क्लीनर आर कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग ग्रीसेस। तो होता क्या है कि यहाँ पे ये जो कास्टिक केमिकल है, अब कास्टिक यहाँ पे ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन है ये कास्टिक केमिकल है। दे डिसॉल्व ग्रीस, जितनी भी ग्रीस है या हेयर फूड या अदर कॉमन ब्लॉकेज है उनको डिसॉल्व कर देते हैं। pour down the caustic cleaner into your drain, wait for a half an hour and then flush your drain with water। तो कोई भी ड्रेन है उसको ओपन करने के लिए कास्टिक क्लीनर्स यूज किए जाते हैं। एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट्स। अब यहाँ पे देखेंगे कि एसिड रेन क्या होती है। हमें पता है कि हमारे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन की वजह से डिफरेंट पोल्यूटेंट प्रेजेंट है। वो पोल्यूटेंट कौन से हैं? सल्फर डाइऑक्साइड हो सकती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो सकते हैं, कार्बन के ऑक्साइड हो सकते हैं। ये सब पोल्यूटेंट है जो हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद हैं। जब रेन होती है, बारिश होती है, उसके वाटर ड्रॉपलेट्स इन पोल्यूटेंट्स के साथ या इन ऑक्साइड्स के साथ मिलके एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं और ऐसी रेन को हम बोलते हैं एसिड रेन। When the rain water has pH between 4.2 and 4.4। अब यहाँ पे MCQ का एक क्वेश्चन है कि आपको रेन वाटर की pH बता दी गई है 4.2 से 4.4 तक। इट इज कॉल्ड एसिडिक रेन। तो ऐसी रेन को हम बोलेंगे एसिडिक रेन। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल रिलीज हार्मफुल गैसेज इन एयर। दीज गैसेज सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व्हेन मिक्स विद मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर फॉर्म एसिड ड्रॉपलेट्स। ये बात की गई कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जितने हम फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं उसकी वजह से हार्मफुल गैसेज रिलीज होती हैं। वो हार्मफुल गैसेज कौन सी हैं? सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। और जब ये एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं तो ये वाटर ड्रॉपलेट के साथ रिएक्ट करके उनको रिस्पेक्टिव एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, सल्फर डाइऑक्साइड है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पहले सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगी। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ मिलेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ मिलके HNO3 एंड HNO2 नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस रेन को हम बोलेंगे एसिड रेन। अब इफेक्ट ऑफ एसिड रेन क्या है? एसिड रेन कॉजेज अ नंबर ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑन द सॉइल, प्लांट्स, एक्वेटिक लाइफ एंड ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर। तो एसिड रेन सॉइल को भी इफेक्ट करेगी, प्लांट्स को, एक्वेटिक लाइफ
एक्वेटिक लाइफ वही जो आबी जानदार हैं, जो समंदरों में, दरियाओं में, झीलों में होते हैं, और ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर्स को भी। एसिड रेन मेक सॉइल मोर एसिडिक। अब वो सॉइल जिसके ऊपर एसिड गिरेगी तो वो उसको एसिडिक में कन्वर्ट कर देगी। इट डिसॉल्व एंड वॉशेस अवे द न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द सॉइल विच आर नीडेड बाय द प्लांट्स। अब प्लांट की ग्रोथ उसी सॉइल में होती है, उस सॉइल से उसने अपने लिए न्यूट्रिएंट लेने होते हैं, लेकिन जब उस सॉइल के ऊपर एसिडिक रेन आ जाएगी तो वो वहां से वॉश अवे कर देगी, उन न्यूट्रिएंट्स को वहां से निकाल देगी। मेनी प्लांट्स कैन नॉट लिव और ग्रो इन द एसिडिक सॉइल, सो इट कैन डैमेज द वेजिटेशन एंड प्लांट। तो अब उस एसिडिक सॉइल के ऊपर प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा कि वो वेजिटेशन और प्लांट्स की पैदावार इफेक्ट होगी, वो उसको डैमेज कर देंगी। एसिड रेन कैन मेक वाटर ऑफ द वाटर बॉडीज टू एसिडिक फॉर एक्वेटिक एनिमल टू लिव इन। अगर यही एसिड रेन जो है वाटर बॉडीज पे गिरती है, मतलब किसी झील के, दरिया के ऊपर गिरेगी, तो क्या करेगी, उस वाटर को भी एसिडिक में कन्वर्ट कर देगी, जिसकी वजह से वहां के एनिमल जिंदा नहीं रहेंगे। ड्यू टू दिस मैनी लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड एंड स्ट्रीम नो लॉन्गर हैव फिशेज। तो जिसकी वजह से वहां की आबी जानदार या फिशेज इफेक्ट होंगी। एसिड रेन एंड द ड्राई डेपोजिशन ऑफ एसिड पार्टिकल डैमेज बिल्डिंग, स्टैच्यूज, ऑटोमोबाइल्स एंड अदर स्ट्रक्चर मेड ऑफ स्टोन एंड मेटल। तो अगर यही एसिड रेन गिरेगी बिल्डिंग्स के ऊपर तो बिल्डिंग को डैमेज कर देगी, स्टैच्यूज या जो मुजस्मा बनाए जाते हैं, ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियों के ऊपर, या किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर गिरेगी जो स्टोन का या मेटल का बना हुआ है तो वो उसको खराब कर देगी, उसको डिटोरिएट करेगी। अब एसिड अगर किसी मेटल स्ट्रक्चर के ऊपर गिरेगा तो डेफिनेटली उस मेटल के साथ रिएक्ट कर देगा, उसको खत्म कर देगा, उसको डिटोरिएट कर देगा। आज हम यूनिट 7 की एक्सरसाइज की बात करेंगे। विच एसिड इज नॉट यूज एज अ फूड और मिक्स्ड विद फूड। इनमें से कोई एक ऐसा एसिड है ना तो वो फूड में यूज होता है ना उसको फूड के तौर पर यूज किया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, पहला है टार्टेरिक एसिड, ये भी फूड में यूज होता है। सिट्रिक एसिड भी फलों में जैसे तुर्श, ऑरेंज या लेमन में होता है। इसी तरह एस्कॉर्बिक एसिड भी ऑर्गेनिक है। लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मिक एसिड है जो आंट स्टिंग में होता है, इसको हम कहीं भी फूड पे यूज नहीं करते, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगी। नेक्स्ट है वाइल बेकिंग विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग द ब्रेड एंड मेक सॉफ्ट। बेकिंग करते हुए कौन सी गैस है जो उस ब्रेड को सॉफ्ट करती है या उसको फूलने में मदद देती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। नेक्स्ट है प्रिडिक्ट द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो क्या होता है, मेटल आर डिसॉल्व, हाँ जी ये ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है मेटल आर कन्वर्टेड इनटू साल्ट, ये ऑप्शन भी ठीक है कि जब मेटल एसिड के साथ कन्वर्ट करती है तो अपने रिस्पेक्टिव साल्ट में चेंज हो जाती। हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, ये भी ठीक है। तो इसमें ऑप्शन डी आएगा कि ऑल द अबव मेंशन कैरेक्टरिस्टिक आर ट्रू। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा कि जितनी ये तीनों प्रॉपर्टीज बताई गई हैं ये तीनों ही ठीक है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी हाइड्रोक्साइड आयन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल रिलीज इन वाटर। कैसे पता चलेगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है। तो आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अगर फार्मूला देखें तो इसका मतलब है इसके पास 2 हाइड्रोक्सिल आयन है, तो जब ये वाटर में डिसोसिएट होगा तो 2 हाइड्रोक्सिल आयन ही देगा, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन KOH एंड H3PO4 हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ KH विल रिएक्ट विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ H3PO4। तो इसके लिए आप इसका रिएक्शन लिख के देखें। अब ये इसकी बैलेंस इक्वेशन लिखी है, इसके अकॉर्डिंग देखें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ KOH रिएक्ट विद H3PO4, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आएगी, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ KOH। जी नेक्स्ट है विच एसिड इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉप। सॉप की प्रिपरेशन में कौन सा एसिड यूज होता है। सॉप की प्रिपरेशन के लिए हम यूज करते हैं फैटी एसिड। अब यहाँ पे फैटी एसिड, इसमें जो स्टेरिक एसिड है वो फैटी एसिड है, तो इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगी, स्टेरिक एसिड। नेक्स्ट है विच कंपाउंड इज फॉर्म व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व इन वाटर। जब सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो कौन सी यहाँ पे कंपाउंड बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ डिसॉल्व होकर जो कंपाउंड देगी वो H2SO3 है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ऑक्सैलिक एसिड। इसमें टोमेटो के पास ऑक्सैलिक एसिड होता है, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगी। जी नेक्स्ट है विच कंपाउंड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज बिहेविंग एज अ कंजुगेट बेस। आपको रिएक्शन दिया गया है और इसमें पूछा गया है कि कौन कंजुगेट बेस के तौर पे एक्ट करेगा। अब यहाँ पे ये रिएक्शन देखें, इस रिएक्शन में ये प्रोटॉन दे रहा है ये एसिड और ये एक्सेप्ट कर रहा है ये बेस है। और अगर इसका रिवर्स रिएक्शन देखा जाए तो यहाँ पे ये कैपेबिलिटी रखता है एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की, तो इसमें एसिटेट आयन कंजुगेट बेस के तौर पे एक्ट करेगा, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। जी नेक्स्ट है व्हेन अ केमिकल रिएक्शन इज कैरिड आउट विद द सब्सटेंस जी।
अ गैस इज प्रोड्यूस विच टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू। तो ऐसी गैस प्रोड्यूस हो रही है जो रेड लिटमस को ब्लू कर देती है, तो इसका मतलब हुआ कि उसके पास बेसिक करेक्टरिस्टिक है। व्हाट इज द रिएक्शन, तो रिएक्शन क्या होगा? हमने बेस की करेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि जब भी कोई बेस अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्ट करती है तो अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है। तो अमोनिया गैस की प्रॉपर्टीज बेसिक हैं, तो यहाँ पे ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आपको मैं इसका रिएक्शन भी लिख देती हूँ। अब यहाँ पे जो अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी इसी की बेसिक प्रॉपर्टीज है, जिसकी वजह से वो रेड लिटमस को ब्लू कन्वर्ट कर देगी। तो ये डी ऑप्शन है, रिएक्शन ऑफ एन अल्कली विद अमोनियम सॉल्ट। तो ये अल्कली है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अल्कली है, और अमोनियम सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगी और अमोनिया गैस प्रोड्यूस करेगी। अगर आप बाकी ऑप्शन को देखें तो रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद मेटल कार्बोनेट, जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, जो कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगी तो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। इसी तरह रिएक्शन ऑफ एन अल्कली विद एन एसिड, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। जी स्टूडेंट्स, आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहला क्वेश्चन है, चूज आर्हीनियस एसिड अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड। ये कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, आपने इसमें से बताना है आर्हीनियस एसिड कौन से हैं। अब आर्हीनियस के अकॉर्डिंग ऐसे कंपाउंड जो अपने एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन दें या प्रोटॉन दें, उसको हम बोलते हैं आर्हीनियस एसिड। तो यहाँ पे पहला देखें HF, जी ये हाइड्रोजन आयन दे सकता है, तो ये भी आर्हीनियस एसिड है। नेक्स्ट है अमोनियम आयन, नो ये नहीं दे सकता। H2SO3, इसके पास भी ये प्रोटॉन है, ये भी आर्हीनियस एसिड है। सल्फर ट्राइऑक्साइड नहीं, क्योंकि ये प्रोटॉन डोनेट नहीं कर रही। नेक्स्ट है H2SG, इसके पास भी प्रोटॉन है, आर्हीनियस एसिड है। और इसी तरह वाटर भी अपना एक प्रोटॉन दे सकता है, तो ये एक आर्हीनियस एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज कैल्शियम मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जब भी कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो वहां पे वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। इसका रिएक्शन हम लिख लेते हैं। जी मेटल है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो कैल्शियम सल्फेट साल्ट बनाएगी और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साल्ट इज फॉर्म्ड व्हेन HCl रिएक्ट विद बेरियम कार्बोनेट। जब भी कोई एसिड अपने कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और उसके रिस्पेक्टिव साल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसका भी रिएक्शन हम लिखते हैं। जी जब HCl रिएक्ट करेगा बेरियम कार्बोनेट के साथ तो यहाँ पे बेरियम क्लोराइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और साथ में वाटर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू जस्टिफाई दैट HSO4- इज अ ब्रोंस्टेड लोरी एसिड। आप किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे कि ये HSO4 ब्रोंस्टेड लोरी एसिड है। ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऐसे कंपाउंड जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं वो एसिड है। अब यहाँ पे ये देखें HSO4 में यहाँ पे इसके पास ये हाइड्रोजन एक प्रोटॉन मौजूद है, इसलिए ये अपना प्रोटॉन डोनेट कर देगा, इसको हम बोलेंगे ये ब्रोंस्टेड लोरी एसिड है। तो आंसर क्या देंगे, बिकॉज HSO4 नेगेटिव हैज एबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन, क्योंकि इसके पास एबिलिटी है वो अपना प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, इसलिए इसको हम बोलेंगे इट इज अ ब्रोंस्टेड लोरी एसिड। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज HCl नॉट एडिबल दो ऑल्दो इट इज प्रेजेंट इन स्टमक एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। कि हमारे स्टमक में HCl तो मौजूद होता है लेकिन इसके बावजूद हम HCl को खा नहीं कर सकते, उसको निगल नहीं सकते हैं, तो इसकी क्या रीजन है। जी तो हमारे पास हमारे स्टमक में उसकी प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसकी लाइनिंग है जो प्रोटेक्ट करती है स्टमक को इस एसिड के इफेक्ट से, और इसको हम खा नहीं सकते क्योंकि अगर आप इसको डायरेक्ट मुंह में लेंगे तो ये आपके मुंह को और जुबान को जला देगा। लेकिन अल्लाह ताला ने नेचुरली आपके स्टमक में लाइनिंग में उसकी प्रोटेक्टिव लेयर बनाई है और वो हमारे स्टमक को नुकसान नहीं देता। तो स्टमक लाइनिंग हैज द प्रोटेक्टिव लेयर दैट प्रिवेंट द corrosive इफेक्ट ऑफ दैट एसिड। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट केमिकल नेम विल यू गिव टू सोप एज अ कंपाउंड। जब सोप बनता है तो उसको आप क्या केमिकल नेम देंगे। आप यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो सोप बनने का प्रोसीजर है उसको हम नाम देते हैं स्पोनिफिकेशन। अब इस स्पोनिफिकेशन में कोई भी बेस रिएक्ट करती है कोई फैटी एसिड के साथ, तो इसलिए हम उस सोप को नाम दे सकते हैं। जैसे कोई बेस जैसे सोडियम या पोटेशियम रिएक्ट करेगी फैटी एसिड के साथ, तो एक नाम जो मैं बता देती हूँ, जैसे सोडियम पाल्मिटेट, तो ये एक सोप का नाम है जिसमें सोडियम उसका बेसिक पार्ट था और पाल्मिटेट जो इसके फैटी एसिडिक पार्ट में से आया है। या फिर आप यहाँ पे सोप की डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, सोप्स आर दी पोटेशियम और सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। तो इसके अकॉर्डिंग सोप का जो नाम बनेगा सोडियम पाल्मिटेट। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्रॉप ऑफ एन एसिड वाटर इज नाउन टू आयनाइज एज फॉलो। वाटर में अगर एक ड्रॉप एसिड डाला जाए वाटर आयनाइज होगा अपने रिस्पेक्टिव हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन में। इन योर ओपिनियन विच नेम विल बी सुटेबल फॉर वाटर एंड एसिड, अ बेस और बोथ।
तो आपने इस सिचुएशन में बताना है कि वाटर एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है या बेसिक, या फिर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक। तो अब यहाँ पे देखें, ये वाटर जो है अपने डिसोसिएट हो रहा है अपने आइंस में, तो ये एम्फोटेरिक कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, मीन बोथ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेस एंड एसिड। अब यहाँ पे इन्होंने कहा ड्रॉप ऑफ एन एसिड, ड्रॉप ऑफ एन एसिड एक मामूली सी मिकदार है, तो इसलिए यहाँ पे एम्फोटेरिक के तौर पे रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर वाटर को रिएक्ट करवाया जाए स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, तो तब जो है वो वाटर वहां पे बेस के तौर पे रिएक्ट करता है। जी नेक्स्ट है, व्हाई डज सोडियम कार्बोनेट बिहेव लाइक अ बेस इन वाटर। सोडियम कार्बोनेट को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो बेस के तौर पे क्यों रिएक्ट करता है? तो इसका आंसर है कि सोडियम कार्बोनेट को जब वाटर में डिसोसिएट होगा तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए ये बेस के तौर पे रिएक्ट करता है। इसका रिएक्शन देखें, सोडियम कार्बोनेट को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो ये सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में कार्बोनेट बनेगा। अब ये वाला जो सोडियम आयन है ये वाटर के हाइड्रोक्सिल आयन के साथ मिलेगा और कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड में, NaOH में। अब NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, यही वजह है कि सोडियम कार्बोनेट जब वाटर में डिसॉल्व होता है तो बेस के तौर पे एक्ट करता है। जी नेक्स्ट है, इज सोडियम बाइकार्बोनेट अ बेस और एन एसिड? जस्टिफाई योर आंसर। आपने बताना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट बेस है या एसिड, आपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। यहाँ पे एक बात मैं बता दूं, ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसका कॉमन नाम है बेकिंग सोडा। ये वही बेकिंग सोडा है जो बेकरी आइटम में यूज किया जाता है, तो ये आपने इसका नाम याद रखना है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट एसिड है या बेस, तो सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा ये बेस है क्योंकि इसके पास एबिलिटी है एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट इज अ बेस बिकॉज इट हैज एबिलिटी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन। जी अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड कंसंट्रेटेड एसिड? आपसे डिफरेंस पूछ लिया गया है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, ऐसे एसिड जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएं अपने आयंस में या वाटर में डिसोसिएट होके कंप्लीटली अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएं, ऐसे एसिड्स को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे एग्जांपल देखें, HCl या सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आयंस में, इसलिए हम उनको बोलते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड। और दूसरा आपसे पूछा गया कंसंट्रेटेड एसिड क्या है। कंसंट्रेटेड का मतलब है जिसमें उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा हों। अगर ऐसा सोल्यूशन दैट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड रिलेटिव टू देयर सॉल्वेंट, दे आर कॉल्ड द कंसंट्रेटेड एसिड। ये आपको याद होगा, हमने डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस की बात की थी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट कम होती है और कंसंट्रेटेड वो होता है जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा है। तो यहाँ पे कंसंट्रेटेड एसिड भी वो होगा जहाँ पे एसिड के मॉलिक्यूल या एसिड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है सॉल्वेंट की निस्बत, तो ऐसे एसिड को हम बोलेंगे कंसंट्रेटेड एसिड। जी स्टूडेंट्स, आते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की तरफ। एक्सप्लेन आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। आपकी बुक में ये काफी क्लियर दिया गया है आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट एसिड और बेस के बारे में। आपने उसकी डेफिनेशन बतानी है, उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, उसकी एग्जांपल्स देनी है। नेक्स्ट है, कंपेयर आर्हीनियस एंड ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट में ही उन्होंने यहाँ पे कंपेयर कर दिया है आर्हीनियस को और ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट को, तो ये इसमें बुक में वही क्लियर दिया गया, वहां से इसको कंसर्न करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, हाउ डज सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद द फॉलोइंग कंपाउंड। यहाँ पे कुछ कंपाउंड दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि सल्फ्यूरिक एसिड इनके साथ किस तरीके से रिएक्ट करेगा। जी जो पहला कंपाउंड दिया गया है अमोनियम क्लोराइड, तो इसका रिएक्शन लिख लेते हैं हम। जी अमोनियम क्लोराइड जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा जिसमें यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा अमोनियम और ये अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में HCl बनेगा। इसी तरह जो अगला कंपाउंड दिया गया है वो है अमोनियम नाइट्रेट। जी इस रिएक्शन को भी देखें, अमोनियम नाइट्रेट जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा अमोनियम सल्फेट बनेगा और साथ में नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। जी अगला रिएक्शन है जिसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिएक्शन पूछा गया है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्योंकि एक बेसिक ऑक्साइड है, बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो अपने रिस्पेक्टिव साल्ट में और वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इस रिएक्शन को आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। जी नेक्स्ट रिएक्शन पूछा गया है मैग्नीशियम कार्बोनेट।
तो जब कोई एसिड कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है तो उसके रिस्पेक्टिव साल्ट में और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट है, इसलिए मैग्नीशियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा वाटर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन अ बेस रिएक्ट विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अब यहाँ पे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होंगे, नॉन मेटल का ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन। जैसे इसमें एग्जांपल आ जाएगी सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। तो जब भी बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है तो उसको उसके रिस्पेक्टिव साल्ट में कन्वर्ट कर देगी और साथ में वाटर बनेगा। What do you infer about the nature of non-metallic oxide? आप क्या नतीजा अखज़ करेंगे कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की नेचर कैसी है। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की नेचर एसिडिक होती है। इसकी एक एग्जांपल देखें। अब यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, उसने नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया, सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होगी और वाटर। अब यहाँ पे ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड दे बिहेव लाइक अ एसिड, तो दे हैव द एसिडिक नेचर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द रीजन ऑफ द शोइंग एसिडिक कैरेक्टर बाय बोथ ड्राई HCl गैस एंड HCl सोल्यूशन इन वाटर। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया कि HCl ड्राई फॉर्म में हो या वाटर में इसका सोल्यूशन फॉर्म में हो HCl, तो ये क्यों एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। अब यहाँ पे देखें HCl में यहाँ पे इसकी एबिलिटी है कि ये प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, इसी तरह यहाँ पे HCl इसकी भी एबिलिटी है, ये प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। तो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देख लें या ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऐसे कंपाउंड जिनकी एबिलिटी है वो प्रोटॉन डोनेट कर दें तो वो एसिड के तौर पे रिएक्ट करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे चाहे वो ड्राई HCl गैस हो या HCl सोल्यूशन इन वाटर हो, वो एसिड के तौर पे रिएक्ट करेंगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन एन एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस। आपने डिफरेंशिएट करना है एसिड क्या होता है और उसका कंजुगेट बेस क्या है। ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड ऐसा कंपाउंड था जो प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, उसको हमने एसिड बोला था, जबकि कंजुगेट बेस वो है जिसकी एबिलिटी है कि वो उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले। ये आपकी बुक में क्लियर एग्जांपल दी गई, आप वहां से उसको कंसर्न करेंगे, वहां से देखेंगे। जी इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस है, एसिड्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल विद इन ह्यूमन बॉडी, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट कि एसिड ह्यूमन बॉडी में किस तरह से अपना अहम किरदार अदा करते हैं। तो सबसे पहले तो देखें, हमने पढ़ा था कि स्टोमक में HCl होता है जो फूड की डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। तो पहला पॉइंट ही हमारा बन जाएगा डाइजेशन ऑफ फूड। फिर ये हमारे ब्लड की pH मेंटेन करने में हेल्पफुल होते हैं, बॉडी की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अब्सॉर्ब व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में से पास किया गया है। अब आपसे इसका पूछा गया कि क्या होगा अगर शॉर्ट ड्यूरेशन कम टाइम के लिए गुजारें और या फिर ज़्यादा टाइम के लिए गुजारें। तो यहाँ पे क्या आप ऑब्जर्व करेंगे, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में से पास किया जाता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे जो फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन उसका आंसर देखें तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे जिसको हम बोलते हैं कि मिल्की वाटर बन गया है। लेकिन अगर यही लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हो तो क्या होगा, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ये कैल्शियम कार्बोनेट दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और उसको कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे ये कैल्शियम कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा और जो पहले मिल्कीनेस आई थी वो दोबारा से ख़त्म हो जाएगी। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।